ईरान के 6 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। ड्रोन से ईरानी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। बड़े हमले हैं ये। ईरान इन हमलों से दहल गया। इस्फहान में सैन्य अड्डे पर ड्रोन अटैक किया गया है। हमादान शहर में भी ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और लगातार ईरान के इन तमाम इलाकों में सायरन अलर्ट जारी है। तबरेज में सीक्रेट सर्विस IRG के जवान भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो ईरान में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। आखिर इन अटैक के पीछे कौन है, ये जानने की कोशिश फिलहाल जारी है। इस बीच ईरान में इन धमाकों की वजह से, इन हमलों की वजह से मची हुई है हलचल। बिल्कुल समीर, और इसके पीछे वजह क्या है इसको जानना शुरू भी कर दिया गया है। ईरान की तरफ से जांच शुरू कर दी गई। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस को सप्लाई होने वाले ड्रोन फैक्ट्री पर हमला हुआ है। इस्फहान की फैक्ट्री में शाहिद और कामाकाजी ड्रोन बनते हैं और इसी फैक्ट्री को निशाने पर लिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है ईरान। हम देख रहे हैं कि कैसे उन ड्रोन का, कामाकाजी हो या शाहिद ड्रोन, उनका बड़ा विध्वंस यूक्रेन वॉर जोन में नजर भी आ रहा। और अमेरिका काफी खफा है इससे। और अब उसी ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया गया। जाहिर सी बात है कि क्या सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश की गई इन हमलों की। से डिफेंस फैक्ट्री की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से वो ड्रोन फैक्ट्री, वो डिफेंस फैक्ट्री आग के गोले में, आग के शोलों से घिर गई। तो देखिए कई अहम एंगल्स हैं इन हमलों के पीछे, जिन्हें आज समझने की कोशिश की जाएगी। ईरान पर सीरियल अटैक हुआ है। आइए समझते हैं कि कहीं ईरान में जो अटैक हुआ है उसका यूक्रेन युद्ध से कोई कनेक्शन तो नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ईरान पर अटैक का यूक्रेनी कनेक्शन है क्या? रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका, हम सब जानते हैं यूक्रेन के किस तरह साथ है, उसे लगातार हर तरीके से मदद कर रहा है। जंग में इजराइल भी यूक्रेन के साथ नजर आ रहा है। हालांकि उसके अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। यूक्रेन जंग में ईरान रूस का मददगार है। रूस को लगातार हर तरीके से ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजीज के जरिए मदद दी जा रही है, ये हम सब जानते हैं। ईरान ने रूस को कामिकाजी ड्रोन भी दिए हैं। शाहिद 136 ड्रोन्स का भी जिक्र लगातार हो रहा है। और इन सब का उत्पादन, प्रोडक्शन कहां होता है? ईरान में। ईरान को रूसी सहयोग इसके लिए मिल रहा है, यानी प्रोडक्शन और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, इसकी कोशिशें रूस से हो रही। रूसी फौज को ड्रोन की ट्रेनिंग भी ईरान ने ही दी है। ऐसे में कई एंगल्स सामने आते हैं इन हमलों के बाद। ईरान ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए अपने ट्रेनर्स बाकायदा भेजे हैं रूस को ड्रोन देने का अमेरिका और इजराइल, जाहिर है दोनों ही मुल्क जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। और इजराइल का नाटो पर ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम आशंकाएं भी जहन में आती हैं। सुरभि, और इन तमाम आशंकाओं पर ही समीर हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। उसके साथ साथ बता दें TV9 भारतवर्ष आपको इस बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट दे रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और लेटेस्ट वीडियो आपके सामने, जहां ईरान पर हमले का ये नया वीडियो सामने आ चुका है। और हमले के बाद कैसे ईरानी इमारतों में लगी भीषण आग, ये इन तस्वीरों के जरिए साफ जाहिर है। हालांकि बड़ी खबर यह है कि ये वीडियो ऑयल रिफाइनरी में हुए हमले के बाद का है। तो जो हालात इस बीच यहां पर बने हुए हैं उसके तहत ये तस्वीर बहुत सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक ये हमले हुए हैं, उसके बाद जगह जगह आगजनी की भी तस्वीरें आ रही हैं। तो बिल्कुल देखिए, ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन साथ ही ईरान के खोए शहर पर भी बड़ा हमला हुआ। हमले के बाद ईरान में बहुत बड़ा धमाका हुआ और धमाका इतना ज्यादा बड़ा था, इतना हमला जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई, जमीन थर्रा गई। ये देखिए खोए शहर में जो धमाका हुआ है, कुल मिलाकर 6 शहर हैं जिनमें ड्रोन के जरिए हमला हुआ, जहां पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। और अब इसमें तबरीज का नाम भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये देखिए, ये इस वक्त खोए में जो धमाका हुआ उसकी तस्वीर और आवाज। ईरान
में हमलों के बाद अब अजरबैजान के दूतावास को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिसे खाली कराया जा रहा है और उस बीच सभी नागरिकों को सैन्य ठिकानों और गोदाम से दूर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। ये 6 तस्वीरों के जरिए भी इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि हमने देखा किस तरीके से वेपन डिपो में धमाका हुआ, ऑयल डिपो में ब्लास्ट हुआ, एयर अलर्ट सायरन लगातार बज रहे क्योंकि ड्रोन फैक्ट्रीज पर भी अटैक को लेकर बड़ी खबर आई है। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इन तमाम स्पेक्यूलेशंस पर चर्चा करनी भी जरूरी है क्योंकि इन हमलों के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमें एज अ डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ यूएस राठौड़ सर भी हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और फॉरेन मामलों के जानकार डॉक्टर सुमित कुमार झा भी हमारे साथ हैं। राठौड़ सर, 6 तस्वीरें एक साथ इसलिए दिखाना भी जरूरी था और ये आदेश जो सबसे बड़ी खबर हमने दिखाई कि किस तरीके से अब आदेश जारी कर दिया गया है कि आम नागरिक दूर रहें। जिस तरीके से एक के बाद एक ये अटैक हुए हैं, वेपन, ऑयल रिफाइनरीज और साथ ही ड्रोन जहां पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन्हें जिस तरीके से टारगेट किया गया, क्या आपको लगता है ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव था और क्या संकेत इसके जरिए मिल रहे हैं? इसके पीछे संकेत ये है कि यकाएक लोगों को पता चला ईरान का ड्रोन प्रोग्राम कितना एक्यूरेट और कितना लीथल है यूक्रेन वॉर में। ये एक चीज़ इनको चिंता का विषय थी। अगर वो ड्रोन यूक्रेन की सारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर सकता है तो मिडिल ईस्ट में और इजराइल के अंदर में भी वो त्राही मचा सकता है और इस वजह से ये चिंता आज आपको कल के रात के अटैक में जाकर के सामने आ रही है। ये इजराइल के द्वारा या यूएस के द्वारा ईरान के ड्रोन कैपेबिलिटी को ध्वस्त करने का शुरुआत है। बड़ा निशाना हो सकता है। राठौड़ साहब, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसकी आशंका प्रबल नजर आती है, लेकिन जीजी द्विवेदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले अभी जिस खबर का जिक्र किया सुरभि ने, अजरबैजान के दूतावास को बंद कर दिया गया है। हमने देखा एक दिन पहले ही अजरबैजान के दूतावास को किस तरह से ईरान में निशाना बनाया गया और वहां के जो सुरक्षा प्रमुख थे उनकी हत्या कर दी गई, जिनको डिप्लोमेट का स्टेटस वहां पर हासिल था। क्या आप इसके पीछे कोई एक बड़ी रणनीति देख रहे हैं? कल अजरबैजान के दूतावास पर हमला और आज ईरान के 6 शहरों को निशाना बनाकर सीरियल अटैक। समीर, कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी रणनीति है और इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं क्योंकि जिस स्केल पर ये हमला हुआ है और जो टारगेट किए गए, जो टारगेट्स हैं वो बड़ी स्ट्रेटेजिक टारगेट हैं, बहुत अहमियत वाले टारगेट हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत ही ऊंची लेवल की स्ट्रेटजी है, इसके पीछे बहुत ताकतें हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा है कि इसकी टाइमिंग देखिए, क्योंकि ये तनाव काफी समय से बढ़ रहा था। एक तो जो ईरान की एटमी जो उनकी एम्बिशन है उस पर, दूसरा ईरान का खुलेआम रशिया के साथ मदद देना, उनको ड्रोन्स देना और उनकी काफी सप्लाई चेन की वो एक हिस्सा बन चुके थे। और तीसरा साथ ही साथ कि किस तरह ये अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ और क्या उथल पुथल हुई है वेस्ट एशिया के अंदर, तो ये सारे संकेत इस पर ये केंद्रित होते हैं कि अजरबैजान का हाथ तो था ही, पर इसके पीछे जो है अमेरिका, इजराइल तो खुल के है और बाकी नेटो। बिल्कुल सर, और द्विवेदी सर, ये भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि अगर अजरबैजान का इसके पीछे हाथ है तो क्या इतनी बड़ी अदावत मोल लेने का चांस भी अजरबैजान ईरान से लेगा? इसको लेकर भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए, ईरान के इस्फहान सैन्य अड्डे पर ड्रोन के जरिए हमला हुआ, रक्षा मंत्रालय के वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन के जरिए हमला हुआ। ईरान ने एक ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया, ईरान ने 2 ड्रोन को पकड़ने का दावा किया है क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान की तरफ से तुरंत एक्टिवेट कर दिया गया और उसके बाद दावा ये किया गया है कि कुछ जो ड्रोन स्ट्राइक्स है उनको नाकाम किया गया। लेकिन आप देखिए ये तस्वीर आपके सामने, ड्रोन जो कि आपको नजर आ रहा है उड़ता हुआ, तो ये ड्रोन के जरिए बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर 6 शहर है, सीरियल अटैक को अंजाम दिया गया। किसका इसके पीछे हाथ है? लगातार इस थ्योरी को और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान की तरफ से जांच भी शुरू कर दी गई और जाहिर सी बात है कि ईरान जैसे जांच के बाद जो भी कंफर्म होगा तो चुप नहीं बैठने वाला। ईरान इसके बाद ये माना जा रहा है कि और भी बड़े हमलों के जरिए बड़ा जवाब दे सकता है। तो अब आपको हम दिखाते हैं बिग वॉल के जरिए इस्फहान पर हमले के मायने क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। इस्फहान में ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है और लगातार आज सुबह से हम इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं।
यूरेनियम संवर्धन सुविधा समेत 4 छोटे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 60% का थ्रेशोल्ड ईरान ने हासिल कर लिया या फिर उसके करीब है और कभी भी 90% जा सकता है। चीन की देखरेख में बना एटमी सेंटर AEOI करता है बाकायदा इसका संचालन। तो इस्फहान में हमला हुआ, इसके मायने इस्फहान में जिरकोनियम उत्पादन प्लांट भी मौजूद है। तो क्या इसलिए ईरान को थर्राया गया? 2022 में इस्फहान के पास नया एटमी सेंटर भी बना है। तो आप ये देखिए, क्योंकि इजराइल हो, अमेरिका हो, लगातार वो एटमी प्रोग्राम के खिलाफ है ईरान के, और इसके बाद ये हमला होना। US राठौर सर, मेरा सवाल आपसे है, हम लगातार इस पर डिस्कस कर, लेकिन अब ये पॉइंटर्स हमने समझाया और बताया भी है कि आखिर कितना बड़ा थ्रेट एटमी प्रोग्राम ईरान का साबित हो रहा है। क्या यही थ्रेट है जो कि इसके पीछे आपको यह हमलों की प्लॉटिंग नजर आ रही है? हमलों के पीछे 2 कारण हैं करुणा। जैसे आपने कहा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने जब से 2015 के न्यूक्लियर पैक्ट से अलग हुआ, IAEA ने उन्हें चेतावनी दी कि वो बहुत ही करीब है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, उसे किसी न किसी तरीके से रोका जाना चाहिए। दूसरा कारण जो हो सकता है वो है कि ईरान रूस को मदद देना यूक्रेन वॉर में बंद करे। तीसरा कारण ये हो सकता है कि ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता मिडिल ईस्ट के अंदर। देखिए, तमाम 6 शहर हुए टारगेट पर, लेकिन इस्फहान ही क्यों, ये समझने की सर कोशिश कर रहे हैं, बताइए सर। इस्फहान इससे पहले भी टारगेट हो चुका है। कुछ सालों पहले इस्फहान में एक साइबर अटैक हुआ था, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर और वहां के जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज थे उनके ऊपर साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से। राठौर सर, PK श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि इस हमले को लेकर, ताजा हमलों को लेकर कई सवाल जहन में हैं। इस बीच एक और खबर देते हैं अपने दर्शकों को। ईरान पर हमलों के बाद एयर डिफेंस एक्टिव किया गया। हमादान एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान की सेना और IRGC को हाई अलर्ट पर रखा गया है किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए। श्रीवास्तव जी, हमने देखा इससे पहले ईरान में एक भूकंप आता है जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं, और फिर यह खबर सामने आती है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भी अटैक हुआ है। क्या यह मुमकिन है? हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि ईरान ने कोई टेस्ट किया, उसकी भनक लगी और उसके बाद इन हमलों को अंजाम दिया गया? देखिए, आपने जो तार जोड़ने की संभावना व्यक्त की है, उससे अभी कोई ऐसे तथ्य नहीं है कि हम उससे मना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये खास बात है कि जब से नेतन्याहू ने कार्यभार संभाला है इजराइल में प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने बहुत सख्त चेतावनी देनी शुरू की थी ईरान को कि अगर उनकी कोई मंशा होगी तो उसको जरूर तोड़ेंगे। और दूसरी खास बात यह है कि अगर आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि अभी हाल में US और इजराइल के बीच में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई थी, जो एक तरीके से ईरान को एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। ईरान ने उसके बाद में अपनी एक एक्सरसाइज की थी आर्म फोर्सेस की, जो अपने आप में बहुत बड़ी थी, जो गल्फ ऑफ ओमान में की थी। अगर इन सारी चीजों को देखें और ये भी देखें साथ में कि ईरान ने जो ड्रोन सप्लाई किए थे रशिया को, वो रशिया के लिए एक एस्टैब्लिश्ड पाइपलाइन बन गई थी ड्रोन सप्लाई की, वेपन सप्लाई की। तो यूक्रेन रशिया वॉर में भी इसके तार जुड़ते हैं। इन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए और उसके जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं उसको डाउनग्रेड करने के लिए, इम्पीड करने के लिए, आपने देखा होगा पिछले साल भी खबरें आई थी कि इंजीनियर्स का, एक जनरल साहब का, उनके ऊपर अटैक हुए तो एलिमिनेट किया गया था। इन सारी चीजों को अगर आप जोड़ें तो ये लगता है कि ये अटैक जानबूझ करके किए गए हैं 2 मकसद से। पहला मकसद है कि जो ईरान की तैयारी हो रही है अपने एटम बॉम्ब बनाने की या न्यूक्लियर एम्बिशन की, उसको उसके ऊपर एक घातक हमला किया जाए, वो जरूर इम्पीड किया जाए उसको। और दूसरा ये है कि वो जो अपने ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं रशिया को, जो रशिया के लिए एक बड़ी फोर्स मल्टीप्लायर की तरह साबित हो रही है, उस सप्लाई में आप बाधा आए। इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो लगेगा कि ये जरूर घटनाक्रम जो है कहीं न कहीं से जुड़ता है, इसके तार सही कह रहे हैं सर। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने कहे हैं। सुमित, मेरा सवाल आपसे है, क्या ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ये रही है और उसमें ये सफल रहे हैं कुछ हद तक इन अटैक्स के जरिए? मैं डिस्टेबलाइजेशन की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके बात से इस बात से सहमत हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए ये ड्रोन जो है वो ईरान रशिया को दे रहा था और रशिया के द्वारा ड्रोन का जो यूक्रेन में यूज़ हुआ उससे बहुत परिणाम
रसिया के पक्ष में रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी परिप्रेक्ष्य में जो इजराइल हो या अमेरिका हो या इनका संगठन हो या टेररिस्ट हो या इंटरनल ग्रुप्स हो, इस बात का संकेत दे रहा है कि आप जब यूक्रेन रूस को ड्रोन दे रहे हैं, उससे अटैक्स हो रहा है, तो हमारे पास भी है और इस तरीके का अटैक आप पर भी हो सकता है। इसलिए आप जो कुछ कार्रवाई ड्रोन के माध्यम से कर रहे हैं उस पर नियंत्रण रखें। और ये कारण हो सकता है कि ये अटैक देखिए और कहीं नहीं हुआ है, खासकर उस जगह पर हुआ है जहां पर ये ड्रोन बनाया जा रहा था। इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सब ये जानते हैं कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी से रूस को कितनी मदद मिली है और कितना बड़ा एज मिला है यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। तो क्या ये उसका भी बदला हो सकता है? यह सवाल बिल्कुल अपने आप में वाजिब नजर आता है। इस बीच ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर हमले की भी खबर है। ईरानी गोला बारूद कारखाने पर हमला हुआ और इसके बाद यहां भीषण आग लग गई। ईरानी तेल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। ईरान के हमादान और केरेट्स में सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। तो बड़े हमले थे, एक के बाद एक ईरान के 6 शहरों को निशाना बनाया गया और सीरियल अटैक से ईरान को दहलाने की कोशिश की गई है। क्या मैसेज, क्या संदेश देने की कोशिश की गई है ईरान को, इसकी पड़ताल जारी। तो ईरान के हमादान शहर में हुए ताबड़तोड़ हमलों का एक अपडेट आपके सामने, जहां हमले के बाद हमादान में बिजली को भी काट दिया गया है और सैन्य बेस पर लगातार जिस तरीके से सायरन बज रहे हैं उसकी एक तस्वीर भी आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। हालांकि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसी आधार पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि ईरान पर आधी रात हुए हमले के पीछे आखिर मंशा है क्या बड़े संकेत एक के बाद एक किए गए अटैक्स के बाद सामने आ रहे हैं। हालांकि चर्चा इस आधार पर भी की जा रही है कि क्या ईरान को डिस्टेबलाइज करने की ये कोशिश है। हालांकि आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ईरान के जो हालात हैं वो कई महीनों से चिंता बढ़ाते जरूर आए हैं, लेकिन एक और बड़ा पहलू है जहां रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच टाइमिंग और इस बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते दबदबे के बाद अब अटैकिंग थ्योरीज को लेकर अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले 3 थ्योरीज आपके सामने हम इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए रखते हैं। जहां ये सबसे पहली थ्योरी ये कि कल इजराइल में हमले के बाद से भारी तनाव बना हुआ है। इजरायली अटैक की थ्योरी पर चर्चा और आशंका इसलिए भी क्योंकि कल इजराइल में हमले के बाद से भारी तनाव बना हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों के बीच फिलिस्तीन पर जिस तरीके से पुरानी रंजिश है, पुरानी दुश्मनी है, क्या अब ये आशंका बढ़ती जा रही है? ईरानी एटमी प्रोग्राम रोकना अब यूएस चाहता है। इसको लेकर लगातार हम चर्चा जरूर कर रहे हैं क्योंकि ये ड्रोन्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के हालात में। अब काफी समय से जिस तरीके से इनके रिश्ते खराब होते आए हैं अमेरिका के साथ, ये एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। लेकिन अजरबैजानी अटैक की थर्ड थ्योरी, जहां शुक्रवार को ईरान में अजरबैजानी दूतावास पर भी हमले को लेकर बड़ी खबर आई और हमले के बाद दोनों के बीच जिस तरीके से भारी तनाव था, क्या ये उसी एक्शन का एक रिएक्शन हो सकता है? अटैक की इन 3 थ्योरीज पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि आशंकाएं जिस लिहाज से बढ़ती जा रही हैं। जीजी द्विवेदी सर, इन थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी आपको अभी के हालात को देखते हुए सबसे ज्यादा वैलिड नजर आ रही है? क्योंकि स्पेक्यूलेशंस हर आधार पर लगाए जा रहे हैं और ये बड़ा सवाल, क्या जंग का एक और मैदान खुल चुका है? बिल्कुल सुबी, जंग का मैदान तो खुल चुका है। जब हम मेरे एक्सपर्ट हम कोई एनालिसिस करते हैं तो हम कॉज एंड इफेक्ट की तरफ जाते हैं। तो अगर आप देखें कि कौन से टारगेट हैं जो अभी ड्रोन्स के जरिए उनको नुकसान पहुंचाया गया, तो आपको एक तरह का पैटर्न नजर आएगा। एक टारगेट थे जहां परमाणु इंस्टॉलेशन है, दूसरे टारगेट हैं जहां ड्रोन बन रही हैं, तीसरे टारगेट हैं जहां एम्यूनिशन है। यानी कि इनसे संकेत मिलता है कि जो टारगेट किए गए हैं उसका मुद्दा ये है कि सबसे पहले ईरान की जो एटॉमिक उनकी ताकत है उसको भ्रष्ट करना, दूसरा ये जो ड्रोन्स है जिसके साथ यूक्रेन युद्ध में रशिया को काफी मदद मिली है ईरान से, उसको नुकसान पहुंचाना, और तीसरा थोड़ा ईरान को एकदम हिलाना, डिस्टेबलाइज करना, क्योंकि आपको पता कि ईरान के अंदर अभी बहुत प्रोटेस्ट हुए। और चौथी बात है कि अजरबैजान की और ईरान का क्या इक्वेशन है। इजराइल में अभी गवर्नमेंट बदली है, नेतन्याहू आए थे, उन्होंने बड़ी कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर ईरान में द्विवेदी सर ये वो कारण नजर आ रहे हैं जो कि इस हमले के पीछे हो सकते हैं। लेकिन सुमित जी, जो हमने फर्स्ट थ्योरी का जिक्र किया, क्या ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जिसमें हमने जिक्र किया, बताया कि इजराइल में जो कल यरूशलेम में हमले हुए थे, यहूदी मंदिर में 8 लोगों की मौत हुई थी और फिलिस्तीनी आतंकवादियों का
इसके पीछे हाथ बताया गया था, वहां जश्न हुआ था और फिलिस्तीन आतंकवादियों के समर्थन में ईरान खड़ा हुआ है। तो इजराइल तो पहले से बौखलाया हुआ ईरान को लेकर, और ये ट्रिगर पॉइंट का काम किया क्या? थ्योरी नंबर 1 हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ईरान फिलिस्तीनियन चरमपंथियों को हमेशा से समर्थन देता रहा है, आर्थिक रूप से, हथियार के रूप से। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ इजराइल में हुआ उसका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स को मारा गया, ईरान से उनका बैकअप था, ईरान से सपोर्ट मिल रहा हो। तो इजराइल को पता चला और इसका परिणाम ये हुआ कि 6 शहरों पर कल रात ड्रोन अटैक किया गया। ऐसी संभावना हो सकती है, यही हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या स्थिति बनी कि ईरान के 6 शहरों में, लेकिन ये 6 शहरों मिलिट्रीली और स्ट्रेटेजिक रूप से ईरान के लिए महत्वपूर्ण है, इस बात से कोई गुरेज नहीं। और यही कारण है कि ये इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और तमाम पहलू जो हैं, जो यूक्रेन हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो या इजराइल हो या अजरबैजान हो, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं कि पिछले कुछ सालों से ईरान की स्थिति मिडिल ईस्ट में काफ़ी बढ़ा है और इजराइल इस बात से परेशान है, यूनाइटेड स्टेट्स भी परेशान है। और गाहे बगाहे जब ईरान की इस बात को मत भूलिए कि ऐतिहासिक रूप से सोवियत यूनियन के समय से रसिया का संबंध ईरान से अच्छा है। सही बात है, और इन तमाम समीकरणों पर ध्यान देना आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गया है, ताकि पता लगाया जा सके कि ईरान पर इन हमलों के पीछे आखिर है कौन। ईरान के शहरों में इस बीच ईरानी पुलिस को उतार दिया गया है। तबरेज में सीक्रेट सर्विस के जवान एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। ये खबर सामने आ रही, तो एक के बाद एक ईरान के 6 शहर टहलाने की कोशिश की गई है। सीरियल अटैक हुआ है और इसके पीछे आखिर कौन है? ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग को तकरीबन 1 साल होने जा रहे हैं और इस जंग के दौरान हमने देखा कि दुनिया 2 धड़ों में कैसी बढ़ती नजर आ रही है। एक और बड़ा वॉर फ्रंट खुलता नजर आ रहा है। और ये देखिए यहां पर किस तरह से एयर सायरन गूंज रहे हैं, ये सुनिए जरा। तो ईरान में इस वक्त हलचल, जबरदस्त हलचल नजर आ रही है और हर कोई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ईरान में सीरियल स्ट्राइक हुई है, सीरियल अटैक किए गए हैं। क्या हुआ एक बार फिर से आपको बताते हैं। ईरान में एक साथ कई अटैक्स किए गए हैं, कई हमलों को अंजाम दिया गया है। 6 शहर निशाने पर रहे। ईरान के 6 शहरों को निशाना बनाकर इन बड़े धमाकों को अंजाम दिया गया है। हमले के बाद कई जगहों पर आग लग गई, भीषण आग लगी, जो ये बता रही है कहीं ना कहीं कि ये हमले किस लेवल के थे। कौन कौन से शहर दहले हैं? कारज, तेहरान का कारज जो है वो इन हमलों से दहल गया। इसके अलावा इस्फहान, यहां पर भी हमले किए गए हैं। अजार शहर को निशाना बनाया गया है, खोए को निशाना बनाया गया है, हमादान को निशाना बनाया गया है और डेसफुल को निशाना बनाया गया है। ये तमाम वो 6 शहर हैं जिन्हें एक के बाद एक इन हमलों में निशाना बनाया गया। अटैक कब हुआ? आधी रात के वक्त। कहां कहां अटैक हुआ ये भी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। गोला बारूद का प्रोडक्शन सेंटर निशाना बनाया गया, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, ड्रोन जहां पर ड्रोन्स का प्रोडक्शन होता है उस फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। यानी तमाम ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया है जहां पर हमलों के जरिए ईरान को खासी चोट पहुंचाई जा सकती है। राठौड़ साहब, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो वैसे ही निशाने पर रहा है। अमेरिका, वेस्ट नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी चुनौती उसके सामने खड़ी हो और ईरान का जो रुख रहा है वो तो बिल्कुल साफ है। ईरान का दबदबा लगातार मिडिल ईस्ट में बढ़ता जा रहा है और मिडिल ईस्ट में एकमात्र देश ऐसा है जो अमेरिका से आंखें मिलाकर बात करता है, उसको बराबर की चुनौती देने की बात करता है। इसलिए खतरे तो कई हैं ईरान से। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है, सारा इक्वेशन बदल जाएगा जी। ईरान, अमेरिका का जो वहाँ पर दबदबा है मिडिल ईस्ट में, ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में, अमेरिका कभी उसे खाली नहीं होने देगा। इजराइल और सऊदी अरेबिया को खास कर खतरा होगा। आपको मैं ये बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरीज पे यदा का ड्रोन अटैक होते रहे। इजराइल नहीं चाहेगा कि ईरान एक मिसाइल, एक ड्रोन और एक न्यूक्लियर पावर बनकर वहां उभरे। इसके लिए यूएस और इजराइल हमेशा कोशिश में रहते हैं कि इसे बंद किया जाए। ये शाही ड्रोन का जो
असर है पूरे यूक्रेन को ब्लैकआउट करने में इस साल है। ये चीज़ अगर उनके आंखों में खरक रही है कि अगर ये चीज़ चलती रही तो ये ड्रोन कभी हमारे मिडिल ईस्ट के फ्रेंडली कंट्रीज पर भी बरस सकते हैं। और मिडिल ईस्ट इसलिए भी चर्चा के लिहाज से बहुत जरूरी हो गया है। पीके श्रीवास्तव सर, मैं आपसे इस पर जानकारी चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से रूस पर अभी तक ओवरऑल दुनिया की निर्भरता रही है, कई मायनों में रही है, ऐसे में मिडिल ईस्ट एक बड़ा ऑल्टरनेट साबित हो रहा है रूस यूक्रेन जंग के हालात के बाद। और ऐसे में यूएस अपने टर्म्स जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश करता आया है, ये स्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट के साथ उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं एक छोटा सा वाक्य कहना चाहूंगा। जहां जहां पर तेल वहां वहां पर अमेरिका का खेल। तो जहां ऑयल जो है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो भी हैं, वहां पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस का होना बहुत जरूरी है। वो उनका ये रहता है मुद्दा कि आप अगर ऑयल को ट्रांजैक्ट करें तो डॉलर्स में ही करें। जब तक डॉलराइजेशन चलता रहेगा, ये भी एक मुद्दा है। इसलिए कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि ईरान इतना प्रभुत्व हासिल कर ले कि वो आसपास के देशों के ऊपर किसी तरीके का प्रभाव डाल सके। और उसने इस बात को लेते हुए, अगर आप और थोड़ा सा मौका दें, तो सुन्नी और शिया का जो डिवाइड है उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया है। ईरान इस वक्त ऐसे उससे गुजर रहा है, वहां पर अपने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई है जो इंजीनियर की जा रही है कि ईरान अपने आप वीकेंड आउट करे। ईरान ने अपने आप को शोकेस करने की कोशिश की कि रशिया के जरिए कि हमारे पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में। और न्यूक्लियर तो हमेशा से एक मुद्दा रहा ही है। इन चीजों को रोकने के लिए अगर आप स्ट्रेटजी के फॉर्म में देखें तो इस वक्त ये अटैक्स उससे लिंक करते हैं, उससे तार जुड़ते हुए नजर आते हैं। द्विवेदी सर, ये बताइए, इन सब बीच ये भी खबर आ रही है कि जो सरकारी सैन्य इमारतों पर भी जो हमले हुए हैं, इसके बाद आंतरिक तौर पर भी एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। कई लोग इसके समर्थन में जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। तो क्या महसा अमीनी की मौत के बाद जो अंदर इंटरनल अनरेस्ट देखने को मिला है ईरान के अंदर, क्या उसको भी फ्यूल करके इन हमलों को अंजाम दिया गया, ऐसा आपको लग रहा है? ये पॉइंट आपको वैलिड लग रहा है? देखो समीर, सबसे पहले तो जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया बोलते हैं, ये बहुत ही अहम इलाका है। यहाँ पर एक तो सुपर पावर्स तेल के कारण आई हैं, और दूसरा अंदरूनी भी इसमें काफी उथल पुथल रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ईरान जो है ये जानी दुश्मन है। दूसरी बात है कि ईरान जो है ये खतरा बना हुआ है पूरे वेस्ट के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि अगर ईरान के पास आत्मी ताकत आ जाती है तो पूरा जो है एक संतुलन बदल जाएगा। अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा कि ईरान की अंदरूनी हालत, देखो ईरान में बहुत प्रोटेस्ट हुए और आप ये प्रोटेस्ट हुए बेसिकली वुमेन राइट्स के ऊपर, और इसमें काफी परेशानी आई थी ईरानियन गवर्नमेंट को। और जो ये अभी उनका जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किए, जिस तरह उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं, इसी से लेकिन ये सवाल उठता है द्विवेदी जी, क्या ईरान के अंदर, ईरान विरोधी ताकतों के अंदर इतना मादा है कि वो ईरान के बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स को निशाना बना सके, इस तरह के हमलों को अंजाम दे सके? नहीं, उनके इतनी ताकत नहीं है कि अंजाम दे सके। हाँ, वो अंदरूनी ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं। देखो, जब भी खतरा होता है, एक बाहर से होता है, एक अंदर से होता है। तो बाहर के खतरे और अंदर का खतरा जब मिल जाए तो बहुत ही एक भयानक रूप ले लेता है। तो इसलिए ईरानियन गवर्नमेंट को सवाल यही है कि ये जो भयानक रूप है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्या सीरियल अटैक, मिडनाइट अटैक के तौर पर सामने आया क्या? अब देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है देश पर हमले को लेकर। ईरान में अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। ईरान के लोग ही अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ लोग इसे आंतरिक हमला भी बता रहे हैं, जिसका जिक्र अभी द्विवेदी सर ने भी किया है और उस पर समझाया कि आखिर कितना आंतरिक तौर पर इसमें हाथ हो सकता है। कुछ लोग सरकारी इमारतों पर हमले को लेकर खुश भी हैं। ईरान पर हमले के बाद इस वक्त भयानक तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है और ईरान की तरफ से इस पूरे मामले पर जांच भी बैठा दी गई है। राठौर सर, सवाल यह है कि ईरान पर यह हमला, मिडनाइट अटैक, ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जी, और ईरान में डिफेंस बिल्डिंग के पास सुरक्षा किस तरीके से अब सख्त कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, जहां इस्फहान में डिफेंस बिल्डिंग जाने वाली सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक निशाने पर ऑयल डिपो, वेपन डिपो और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बनाई गई हैं, उसके बाद एहतियात के तौर पर ये बड़े कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं, जहां पूरी डिफेंस बिल्डिंग के आसपास के इलाके को ना सिर्फ कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरी सड़क को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया है।
TV9 भारतवर्ष आपको एक जानकारी दे रहा है किस तरीके से ईरान में लगातार हालात बने हुए हैं और ये 8 तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि वॉर के सबसे नए फ्रंट को लेकर कई बड़े सवाल। ईरान के 6 शहरों में अटैक, हालांकि कई इमारतों में लगी आग की ये तस्वीर, साथ ही ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद के हालात। इस्फहान सैन्य अड्डे पर ड्रोन अटैक को लेकर सबसे बड़ी खबर, साथ ही फौज में बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद जगह जगह आगजनी की ये तस्वीरें आई। साथ ही हमदान में लगातार जिस तरीके से एयर सायरन बज रहे हैं, हालात को देखते हुए सीक्रेट सर्विस एक्शन में नजर आ रही है। और साथ ही ड्रोन फैक्ट्री पर हुए हमले के बाद एहतियात ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ना सिर्फ पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन इस बीच पूरे इलाके को बंद रखने का अब फैसला लिया गया है। तो देखिए, लगातार इन हमलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पीछे इजराइल के हाथ होने की बात कही जा रही है। तो ईरान वर्सेस इजराइल के बीच का जो विवाद है, ये समझिए आप, 3 बड़े विवाद दोनों के बीच में। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लगातार इजराइल इसके खिलाफ बोलता रहा है। फिलिस्तीन को ईरान का समर्थन, और जो यरूशलेम में कल अटैक हुआ फिलिस्तीनी आतंकवादियों का हाथ, क्या उसके बाद ये हो सकता है। और मिडिल ईस्ट का जो तेल कारोबार है जिस पर लगातार चर्चा की जा रही, क्योंकि तेल रिफाइनरीज को भी टारगेट पर लिया गया। पीके श्रीवास्तव सर, ये 3 बड़ी बातें हैं। इन तीनों बड़ी बातों के बाद आपको क्या वैलिड ग्राउंड लगता है कि अब जरूर, और देखिए एक मैं बयान जोड़ना चाहूंगा, जो नेवी कमांडर है 2 दिन पहले बोला गया कि थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच चुका है ईरान, अब उसे रोकना बहुत जरूरी है। और ये 3 बड़ी बातें, आपका जवाब। जो थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचने की बात है, इसका आकलन किया था। और इजराइल की एक खास बात है, अभी मैं इसके तार ऐसा आप जुड़े लगते हैं कि वो हमेशा प्री एम्प्टिव अटैक करता है। जब उसको खतरा महसूस होता है और उसके इवैल्यूएशन में, आकलन में ये लगता है ये खतरा देश के लिए आ रहा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन रही है, जो ईरान और इजराइल के संबंध और जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है फॉर डिकेड्स, उनको लेके लगता है, तो वो उस खतरे को समाप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर उससे आप इसको जोड़ेंगे तो आपको लगेगा जरूर है। और उसके लिए ट्रिगर पॉइंट ये हो सकता है जो सिनेवाग पर अभी हमला हुआ था, जिसमें फिलिस्तीनी शामिल थे। एक बात और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, वहाँ जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो कितने भी हमस हो, हिजबुल्लाह हो, कोई भी ग्रुप हो, वो सारे के सारे या तो वो जुड़े होते हैं आपके वेस्टर्न से, उससे, या उनको साधन संसाधन मिलते हैं ईरान की तरफ से। ये 2 ग्रुप्स हैं। तो आपस में जब भी कोई टकराव होता है तो कोई न कोई उसके पीछे बड़ी ताकत इन्वॉल्व होती है। लेकिन ये सारी बात, ये इजराइल के एंगल को आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मुमकिन है कि इजराइल का हाथ हो इन धमाकों के पीछे, इन हमलों के पीछे, और अमेरिका की रजामंदी हो? क्योंकि ऐसे में सवाल जहन में ये आता है कि अभी रूस यूक्रेन जंग चल रही है, अमेरिका वहां पर इन्वॉल्व है, क्या एक और वॉर फ्रंट खोलने का मादा है अमेरिका के अंदर? इजराइल कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी संगठन को समर्थन किया हो और ये ड्रोन अटैक हुआ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, हम अजरबैजान को थोड़ा सा कम आंक रहे हैं। ये जो कल की जो घटना है, और एक याद क्यों महत्वपूर्ण है मैं बता रहा हूँ। दूतावास पर हमले की, दूतावास पे जो हमला हुआ, यहाँ पर अजरबैजान और टर्की समुदाय की संख्या काफ़ी अधिक है ईरान में, और ईरान में उनकी स्थिति जो है वो 2nd ग्रेड सिटीजन की है। और ये कारण हो सकता है कि जब वहाँ के एम्बेसी पे अटैक हुआ है तो इस तरीके की कार्रवाई इस समूह के द्वारा हुआ हो, क्योंकि बहुत सालों से वहाँ पर ये आंतरिक रूप से एक स्वतंत्रता, एक पैरिटी की बात चल रही है, सोशली कल्चरली, जो कि उनको नहीं मिल रहा है। हमले के बाद ईरान की सड़कों पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। ये बिल्कुल ताजा अपडेट ईरान से सामने आ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में जबरदस्त फायरिंग हुई है। अब इस फायरिंग के पीछे रीजन क्या है? हमलों के बाद पूरे ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ईरान सरकार का बड़ा फैसला इस वक्त हमारे सामने है, यानी अभी भी हालात पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं कहे जा सकते। पूरे ईरान में इंटरनेट सेवा बंद होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर सुमित, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, अभी भी स्थिति की कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसी स्थिति में ये चिंता का विषय। और जैसा कि मैं बता रहा था कि आप इस बात को भी याद रखिए कि रसिया का संबंध अजरबैजान से बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल, और ये हमेशा से खटकता रहा है ईरान को। ईरान जब अजरबैजान के साथ अच्छा संबंध की बात करता है तो उसमें ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि रसिया की जो मध्यस्थता है मिडिल ईस्ट में वो कम हो। और इस परिप्रेक्ष्य में इन सारी बातों को देखते हुए और कल की जो घटना है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंतोगत्वा ऐसा न हो कि जो
एम्बेसी पे अजरबैजान एम्बेसी पे जो अटैक हुआ, इसका जो ट्रिगर पॉइंट है, कारण सारा है, ये ट्रिगर पॉइंट इमीडिएट जो इफेक्ट है वो हो सकता है। इसीलिए स्पेकुलेशन हर आधार पर यहाँ पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राठौड़ सर बहुत जरूरी हो चुका है हालात को देखते हुए, और टारगेट अटैक्स जिस तरीके से हो रहे हैं, आप मानते हैं इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का इमीडिएट फैसला भी इसीलिए लिया गया? देखिए सुरभि, आप कुछ देर पहले कह रही थी कि आंतरिक हालात ईरान के अच्छे नहीं हैं। True. वहाँ पर हिजाब के प्रदर्शन में काफ़ी लोग मारे गए और मौजूदा गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं हैं। Exactly. ये हो सकता है कि कहीं सैबोटाज भी अंदरूनी हो, नंबर 1। नंबर 2, इस हमले में खास करके ये होता है कि दुनिया लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग चूंकि गवर्नमेंट से नाराज़ हैं, वो खुश हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को और जिल्लत और बेइज्जती न सहनी पड़े, इंटरनेट बंद किया गया है। ईरान को डिस्टेबलाइज करने की ये बड़ी कोशिश है, हो सकती है। इस बीच चर्चा से पहले एक और बड़ी खबर, जहां ईरानी विदेश मंत्री ने अब अजरबैजान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। अब टेलीफोन पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की ये बातचीत इस हालात में क्या संकेत दे रही है, क्या मायने रखती है राठौड़ सर? इसमें ये लग रहा है कि इन हमलों की शुरुआत या ओरिजिन शायद अजरबैजानी सॉइल से हुई हो। क्यों? अदरवाइज ईरान के विदेश मंत्री को अपने जो सस्पेक्ट नंबर 1 इजराइल से बात करना, लेकिन इजराइल से वो बात करते नहीं है, तो अजरबैजानी फॉरेन मिनिस्टर से बात करना ये इंगित करता है, उनसे स्पष्टीकरण लेने की बात है बिल्कुल, कि ये बहुत कहीं आप महत्वपूर्ण तो इसमें डेवलपमेंट है। शामिल नहीं बहुत है। महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ईरानी विदेश मंत्री की अजरबैजान के विदेश मंत्री से बात हुई है। द्विवेदी जी, इसका क्या सबब, क्या मतलब आपको नजर आ रहा है, क्या मायने हैं इसके, ऐसे वक्त में जब एक दिन पहले अजरबैजान के दूतावास को निशाना बनाया जाता है, वहां के सुरक्षा प्रमुख की जान ले ली जाती है। अब इन अटैक्स के बाद ईरानी विदेश मंत्री अजरबैजान के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। देखो, आजकल के ज़माने में डिप्लोमेसी और लड़ाई साथ साथ चलती हैं, तो डिप्लोमेटिक चैनल भी चलते हैं और साथ ही साथ ग्राउंड एक्शन भी होते हैं। तो ये जो बातचीत हुई है वो एक तरफ की कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि क्या वाकई उनका हाथ है इसमें, या एक अपनी नब्ज़ पकड़ना चाहते हैं कि है क्या बात, क्योंकि डिप्लोमेटिक पार्लेस और ज़मीन पर एक्शन साथ साथ चलता है। दूसरी बात है कि एक ट्रिगर पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि अजरबैजान में जो उनकी एम्बेसी पर हमला हुआ, या जिस प्रकार पैलेस्टीनियन ने सिनेगॉग में हमला किया, ये ट्रिगर पॉइंट है। पर ये जो प्लानिंग हुई है, ये जो जिस स्केल पर हमले हुए हैं और जो टारगेट चुने गए हैं, ये काफी पहले से इसकी प्लानिंग हो चुकी हुई। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, आजकल इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। तो अगर ये हमलों के बाद एकदम बगावत का माहौल बन जाता है ईरान के अंदर, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए वो सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं कि इंटरनेट बंद करो, रेवोल्यूशनरी गार्ड सड़कों पर आ गए हैं ताकि अंदरूनी बगावत का माहौल ना बन जाए। ईरान को पूरी तरह से इस वक्त घुटनों पर लाना, क्या ये एक बहुत बड़ी कोशिश है? सर, एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। ईरान ने हमलों की जांच शुरू कर दी है। हमले में इस्तेमाल विस्फोटक की जांच भी शुरू कर दी गई है। हमलों से हुए नुकसान की इस वक्त जांच हो रही है। तो ईरान की तरफ से अब हमला किसने किया, क्यों किया, क्या मोटिवेशन था, किसका इसके पीछे हाथ था, क्या साजिश, अब इस पर जांच तेज कर दी गई है। कैसे विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, कहां से हमला ओरिजिनेट हुआ, ये सब कुछ पता लगाया जा रहा है। और इसी से जुड़ा आपने देखा अजरबैजानी विदेश मंत्री से ईरान के विदेश मंत्री की बात। डॉक्टर सुमित, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे, इस बड़ी खबर का आप ख्याल रखिए और अपनी बात को रखिए। मैं यही कह रहा था कि जो कुछ कल हुआ है उसके पर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर फ़ोन उठाए और सीधा अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। इसका मतलब कुछ पृष्ठभूमि है, नहीं तो बाकी से भी बात कर सकते थे। इसका मतलब कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनको मिला है अब तक कि अजरबैजान के तरफ से कुछ हुआ है, और यही परिप्रेक्ष्य में बात करने की कोशिश हो रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा, ईरान क्या करेगा, ये तो अभी देखने आने वाले समय में पता चल पाएगा। बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टर सुमित बने रहे आप हमारे साथ, राठौड़ साहब भी बने हुए हैं, श्रीवास्तव जी, द्विवेदी जी, हमारे तमाम खास मेहमान लगातार आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और क्योंकि जहन में कई सवाल हैं इन ताजा हमलों के बाद, एक साथ 6 शहरों को निशाना बनाया गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इफेक्ट करने की ये क्या कोशिश हो सकती है, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से या इजराइल की तरफ से या अजरबैजान की तरफ से कोई औपचारिक बयान, कोई आधिकारिक बयान इन हमलों को लेकर नहीं आया है।